हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर। आई एम लतिका। तो आज हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर का अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो अगर मैं होप करती हूँ कि आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने देखे हैं तो आपको इस लेक्चर को समझने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देख के आइए। अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन चाइना इन 1978। जो रिफॉर्म्स थे वो चाइना के अंदर आए थे 1978 में, और पाकिस्तान के अंदर 1988 में, एंड इंडिया के अंदर 1991 में। अब हम देखेंगे कि चाइना को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करेगा। चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ स्लो प्लेस ऑफ ग्रोथ। मतलब कि बहुत स्लो ग्रोथ हो रही थी वहाँ की। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि जो ट्रेडिशनल जो वेज थे उन्हें मतलब मॉडर्नाइज करना चाहती थी, वो नहीं हो पा रहा था। नो इंक्रीज इन पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट ड्यू टू कम्यून सिस्टम। मतलब जो पर पर्सन की जितनी भी ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी ना, उसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत अनहैप्पी थी। फेलियर ऑफ माओइस्ट विजन बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंडिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। ये माओइस्ट इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उस टाइम वहाँ माओ जोडेंग की जो गवर्नमेंट थी वो चल रही थी, तो वहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज था, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, एंड वहाँ पर जो फॉरेन टेक्नोलॉजी थी उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। दैट्स वाई वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अनहैप्पी थी, इसलिए वहाँ रिफॉर्म्स लाए गए। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया को रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो पाकिस्तान एंड इंडिया इंट्रोड्यूस रिफॉर्म बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस फेस्ड। इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखनी पड़ी थी, और इनके ऊपर प्रेशर भी था वर्ल्ड बैंक का एंड IMF का, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि वो रिफॉर्म्स लाए। बहुत सारा लोन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, दैट्स वाई उन्हें रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज चाइना ने अडॉप्ट करी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ओवर अ स्मॉलर लेवल। वंस इट्स वर सक्सेसफुल दे वर एक्सटेंडेड ऑन अ मैसिव स्केल। मतलब कि जो भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे उन्हें पहले टेस्ट किया जा रहा था कि स्मॉल लेवल के ऊपर, अगर वो सक्सेसफुल हो रहा था देन उसे थोड़ा मैसिव स्केल पर लाया जा रहा था। दीज हेल्प इन सेविंग कॉस्ट एंड अवॉइडिंग रिफॉर्म फेलियर्स। तो इससे कॉस्ट भी कम, मतलब कॉस्ट बच रही थी, और अगर कोई रिफॉर्म अगर बड़े लेवल पे फेल होता है तो बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं उस चीज़ के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट्स वाई वो पहले स्मॉलर लेवल पर उसको टेस्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे प्री रिफॉर्म पीरियड ऑफ चाइना। मतलब कि जब तक चाइना में रिफॉर्म नहीं आए थे वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट था। गवर्नमेंट वॉज सक्सेसफुल इन एक्सटेंडिंग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू रूरल एरियाज़। मतलब कि रिफॉर्म्स के आने से पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो रूरल एरिया तक, वहाँ तक पहुँच चुकी थी, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच चुकी थी। बिकॉज ऑफ कम्यून सिस्टम देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब कि वहाँ पे कम्यून सिस्टम था, जैसे कि हमने पढ़ा था GLF वाला, तो वहाँ पर कम्यून सिस्टम के अंदर सबको बराबर ज़मीन दी गई थी, इसलिए वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी इक्वली ही हो रहा था। अब पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑफ चाइना देखेंगे, मतलब रिफॉर्म्स लाने के बाद वहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखे गए। देयर वॉज अ लार्ज स्केल इम्प्रूवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, मतलब समाज की कितनी ग्रोथ हुई। एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यहाँ पे GDP वगैरह से रिलेटेड है, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि हमने अभी हमारे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था इन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बेसिस पर। चाइना इकोनॉमी स्टार्टेड ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% एंड इट्स बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो चाइना की इकोनॉमी है वो 10% की रेट से इंक्रीज हुई, और अभी भी वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कंसिडर की जाती है। एंड अमाउंट ऑफ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब्स वर क्रिएटेड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन भी काफ़ी अच्छा होने लग गया, लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, तभी तो हमने वहाँ के इंडिकेटर्स में इतना इंक्रीमेंट देखा था, क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका था, उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो उनमें भी लोगों ने इन्वेस्ट किया, इसलिए वहाँ पे अच्छी खासी जॉब क्रिएशन होने लगी थी। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज आफ्टर कम्यून लैंड वर डिवाइडेड एंड एलोकेटेड टू स्मॉल सेक्टर्स। जो
कम्यून सिस्टम था जो हट चुका था रिफॉर्म्स लाने के बाद में, तो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब हम देखेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने एक्चुअली रिफॉर्म्स के बाद काफ़ी वर्स परफॉर्म किया, मतलब कुछ भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला, उल्टा थोड़ा कम, मतलब बैकवर्ड जाने लगा पाकिस्तान। तो भी पढ़ेंगे हम। बिफोर रिफॉर्म्स इन 1970 टू 1980 जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 6.3%, and after reforms in 1988 GDP growth rate was 5.3%, कम हो गई जीडीपी। अब देखते हैं आफ्टर रिफॉर्म्स जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली डिक्लाइन ड्यू टू। अब हमने देखा कि जीडीपी तो डिक्रीज हो गई, 6.3 से 5.3 आ गई, बट हमें उसके रीजंस भी तो देखने थे, और आफ्टर रिफॉर्म्स क्या क्या किस वजह से वो जीडीपी सीधा 1% से डिक्रीज हुई, तो हम वो देखते हैं। वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें काफ़ी अनसर्टेन चीज़ें देखने को मिली। उसके अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट थे मॉनसून के अंदर, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, वहाँ पे जो फसल उगती थी वो ज़्यादातर डिपेंडेंट थी मॉनसून के ऊपर, इसलिए दैट्स वाई वहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट काफ़ी कम था। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल और जो सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी कम थी। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में देखा कंपैरिजन करके इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का सेक्टरल बेसिस के ऊपर, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। प्रोडक्ट नोट इंटरनेशनली कम्पिटिटिव, वो जो वहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे थे ना वो इतने कैपेबल नहीं थे कि उन्हें हम जो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करवा सकें, दैट्स वाई काफ़ी कम ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के पाकिस्तान के अंदर। ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स, बहुत ज़्यादा फॉरेन लोन्स ले लिए थे इन्होंने, उन्हें फॉरेन कंट्री से बहुत ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत थी ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ पर मतलब कभी भी मिलिट्री आ जाती थी, कभी गवर्नमेंट चेंज होती रहती थी, तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा जीडीपी में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो एट लास्ट अब हमने कंपैरिजन कर लिया है चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो हम थोड़ा कंक्लूजन भी देख लेते हैं। कंक्लूजन देखेंगे, इंडिया परफॉर्म मॉडरेटली एज इज क्लियर फ्रॉम, जो इंडिया है वो न तो सबसे ज़्यादा एंड न सबसे कम, काफ़ी मॉडरेट परफॉर्म किया है इंडिया ने। ए मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, वहाँ की मोर देन 50 और अप्रॉक्स 50% पॉपुलेशन तो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लैकिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, वहाँ पर डेवलपमेंट तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उनका, लेकिन बहुत सारी ऐसे कंट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। इट इज़ येट टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 22% ऑफ इस पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि मोर देन 22% से भी ज़्यादा अब भी वहाँ के पीपल्स जो है वो पॉवर्टी लाइन मतलब के बिलो आते हैं, मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। अब हम पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म पुअरली, रिफॉर्म्स के बाद भी पाकिस्तान ने काफ़ी पुअरली परफॉर्म किया, जैसा कि हमने देखा कि जीडीपी में डिक्लाइन आया था। द रीजन्स फ्रॉम दी स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड रीमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी आर, एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, एक हमने पढ़ा कि वॉलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अनसर्टेन था, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, मतलब कि बहुत फॉरेन लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन ऑन द वन हैंड एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन ऑन द अदर। एक तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे फॉरेन लोन पे, और एक वो इतने कैपेबल भी नहीं थे कि वो उसे रीपे कर दें, पेइंग बैक द लोन ऑन दी अदर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिला। अब हम चाइना को भी कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे चाइना हैज़ परफॉर्म कंपैरेटिवली द बेस्ट एज इज़ क्लियर फ्रॉम, चाइना ने काफ़ी बेस्ट परफॉर्म किया इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। सक्सेस इन रीजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ अलॉन्ग विद एब्लिगेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करी, पॉवर्टी होने के बावजूद उस पॉवर्टी को काफ़ी उन्होंने कम करने की कोशिश करी, एंड वहाँ के पीपल्स की काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी। इट यूज़ द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट पॉलिटिकल कमिटमेंट, मतलब कि वहाँ के मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ करा गया पॉलिटिकल कमिटमेंट्स के
उनको इंटरफेरेंस नहीं था वहाँ की गवर्नमेंट का उसके अंदर। मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ कर कर सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करा गया बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड। चाइना हैज़ एंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। जैसा कि हमने देखा कम्यून सिस्टम पढ़ा कि वहाँ पे जो लैंड थी उसे अलोकेट कर दिया गया था स्मॉल प्लॉट्स के अंदर और इंडिविजुअल्स को सौंप दिया गया था कल्टीवेट करने के लिए, पर ओनरशिप नहीं दी थी। ठीक है, ओनरशिप उन्हीं के पास थी। चाइना हैज़ एंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज उनकी सोशल सिक्योरिटीज़ पे भी चाइना ने पूरा ध्यान दिया। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बॉट अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ चाइना, जो कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर्स की बेसिस पर कंपैरिजन। वहाँ के मतलब काफ़ी अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर भी चाइना के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।